हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग देखेंगे वार्क एनर्जी पावर पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, वार्क के बारे में कुछ जाना था, कुछ बेसिक बातें। तो आज भी हम लोग वार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज वार्क वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में, फिर पावर के बारे में। तब जाके हम लोगों का चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चले जाएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक है। तो अगर वीडियो में कोई भी तकलीफ होती हो या समझने में कोई दिक्कत होती हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोग का वार्क एनर्जी पावर पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने देखा था कि वर्क क्या है, फिर जीरो वर्क क्या है, वर्क डन कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो कैसे आया है, डायमेंशन क्या है इसका, उस यूनिट का डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, पॉजिटिव वर्क डन क्या है, नेगेटिव वर्क डन क्या है। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना ही होगा हम लोगों को। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये तो सबको पता है। एस वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमको पता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml टी टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, l। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि उसका लेंथ कितना कवर हुआ है या उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर करते हैं लेंथ से, मीटर या सेंटीमीटर से। तो मीटर या सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l। तो इसको सिंप्लीफाई करने से डायमेंशन क्या आ जाएगा, m l² टी टू द पावर -2। तो ये हो गया हम लोग का वर्क डन का डायमेंशन, ml² टी टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। फिर हम लोग अभी देखेंगे यूनिट, वर्क डन का यूनिट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों का वर्क डन के यूनिट के ऊपर। वैसे तो वर्क डन का यूनिट पता ही है, जूल, आर्क, सीजीएस में होता है आर्क, एसआई में होता है जूल। तो देख लेते हैं, डिफाइन द वेरियस एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। डिफाइन वेरियस ग्रेविटेशनल and absolute gravitational and absolute units of work.
units of work. ठीक है, राइट रिलेशन बिटवीन देम, राइट रिलेशन बिटवीन देम। इन यूनिट के बीच में क्या क्या रिलेशन बनता है वो भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता है, एस डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस और एफ डॉट एस। ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट क्या होगा, इसको हम अगर फोर्स को हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को 1 यूनिट मान लेते हैं, तो वर्क डन भी हम लोगों का 1 यूनिट ही आ जाएगा। ठीक है, सो 1 यूनिट ऑफ वर्क डन equals to 1 unit of force into 1 unit of displacement। ठीक है, तो 1 unit of work done equal to 1 unit of force into 1 unit of displacement। Thus work done or unit work is the amount of work done when a unit force displaces a body through a unit distance in the direction of force। Thus unit work done is the amount of work done, unit work done is the amount of work done when a unit force displaces a body, when a unit force displaces a body through a distance, through a unit distance, through a unit distance in the direction of applied force, in the direction of applied force। Thus unit work done is the amount of work done when a unit force displaces a body through a distance in the direction of applied force। मतलब यूनिट वर्क डन वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मतलब वो वर्क डन है जो किसी चीज के ऊपर अगर हम लोग 1 यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं और वो 1 यूनिट डिस्प्लेसेस होता है, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस वो कवर करता है, 1 यूनिट उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट वर्क डन। ठीक, तो पहले देख लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट वाला। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? Absolute units of work, absolute units of work। Work done is said to be one absolute unit if an absolute unit of force displaces a body through a unit distance in the direction of force। Absolute work done is said to be work done is said to be one absolute unit. Work done is said to be one absolute unit if an one absolute unit of force is applied, one absolute unit force is applied on a body displaces
through a distance of 1 unit in the direction of force applied। ठीक है, 1 एब्सोल्यूट यूनिट क्या है वर्क डन का? अगर हम लोग 1 एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट होता है, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों का वर्क डन 1 एब्सोल्यूट यूनिट है। जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल के ऊपर 1 एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट होता है, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का वर्क डन होता है 1 एब्सोल्यूट यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट में है हम लोग का जूल और आर्क, जो है एसआई और सीजीएस का यूनिट। तो उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले लिखते हैं जूल, JOULE। तो जूल का डेफिनेशन क्या है? 1 joule of work is said to be done, 1 joule of work is said to be done। जूल क्या चीज का यूनिट है? जूल है वर्क का ऐसा यूनिट। तो हम लोगों को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट पुट करना होगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। तो 1 joule of work is said to be done when or if 1 Newton force is applied on a body displaces through a distance of 1 meter। यहां पर हम लोग ने फोर्स का यूनिट डाल दिया एसआई वाला, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डाल दिया एसआई वाला, तब हम लोगों का वर्क डन का यूनिट क्या आ जाएगा? एसआई वाला मीन्स जूल। ठीक है, is said to be done when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton displaces a body through a distance, displaces a body through a distance, displaces a body through a distance of 1 meter, of 1 meter in the direction of applied force, applied force। तो क्या हो गया हम लोगों का? 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। ठीक है, तो 1 joule equals to 1 Newton into 1 meter equals to 1 Newton meter। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर। ओके, अभी बात करेंगे सीजीएस यूनिट के बारे में, जो है अर्क। सीजीएस यूनिट क्या है वर्क डन का? अर्क। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जूल इज द एसआई यूनिट of work done। Joule is the SI unit of work done। Then बात करते हैं आर्क के बारे में, ERG। तो आर्क क्या होगा? आर्क होगा सीजीएस का यूनिट वर्क डन का। तो हम लोग फोर्स का यूनिट क्या पुट करेंगे? सीजीएस वाला, मतलब डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या पुट करेंगे? सीजीएस वाला मीन्स सेंटीमीटर। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? 1 arc of work done is said to be done, 1 arc
of work done, one arc of work done is said to be done when a force of one dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force, ठीक है। सिर्फ सेम थ्योरी है। यहाँ पर 1 न्यूटन के जगह पे लिखना है 1 डाइन और यहाँ पर 1 मीटर के जगह पे लिखना है 1 सेंटीमीटर। हम लोगों का आर्क का डेफिनेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो 1 डाइन इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी 1 आर्क इक्वल्स टू 1 डाइन into 1 centimeter means 1 इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको ऐसे ही रख देते हैं 1 डाइन into 1 centimeter। Then relation between joule and arc, रिलेशन क्या है सबको पता है। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर और 1 न्यूटन कितना है 10 to the power 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 10 to the power 5 डाइन इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, तो 10 to the power 7 आर्क। क्योंकि डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है हम लोगों का आर्क, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एब्सोल्यूट यूनिट। अभी देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं। चलो, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन। Work is said to be done 1 gravitational unit if a gravitational unit of force displaces a body through a distance of unit. Work is said to be done 1 gravitational unit. Work is said to be done 1 gravitational unit. Work is said to be done 1 gravitational unit if gravitational unit of force, if gravitational unit of force, if gravitational unit of force displaces a body, displaces a body through a unit distance, ठीक है, through a unit distance in the direction of force, in the direction of force,
ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगा? जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल के ऊपर 1 ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब जाके हम लोग उस वर्क डन को क्या बोलेंगे? 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में फर्स्ट वाला आ जाता है ऐसा ही वाला किलोग्राम मीटर। किलोग्राम मीटर ये क्या होता है? इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ SI। इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ SI, क्योंकि यहां पर किलोग्राम है और मीटर है, दोनों है SI का यूनिट। एक है मास का और दूसरा है डिस्टेंस का। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? 1 किलोग्राम मीटर ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन 1 किलोग्राम मीटर वर्क 1 kilogram meter work is said to be done 1 kilogram meter work is said to be done when a force of 1 kilogram when a force of 1 kilogram when a force of 1 kilogram weight displaces a body 1 kilogram weight displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of force। ठीक है? और इन इट्स ओन डायरेक्शन 1 किलोग्राम मीटर वर्क इज सेड टू बी डन 1 किलोग्राम मीटर वर्क हम लोग कब डिस्कस करेंगे, कब बोलेंगे? जब व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट 1 किलोग्राम वेट कितना फोर्स होता है? mg। m कितना है? 1 है और g का वैल्यू कितना है? 9.8 है SI में। तो 1 किलोग्राम वेट कितना हो गया? 9.8 मीटर वाला, ठीक है, केजी मीटर वाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का 1 किलोग्राम वेट। जब ये फोर्स अप्लाई होगा कोई पार्टिकल के ऊपर और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 1 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड या इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वही है। तो 1 केजी मीटर 1 kg meter equals to 1 kg weight into 1 meter. That means 9.8 Newton into 1 meter। तो न्यूटन इंटू मीटर की क्या होता है? जूल होता है। 9.8 जूल। 1 kg मीटर क्या हो गया अभी? 9.8 जूल। ठीक है, ये है SI का ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट का बीच का रिलेशन। 1 kg मीटर इक्वल्स टू 9.8 जूल। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे CGS वाला, मतलब ग्राम सेंटीमीटर। CGS में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर। तो ग्राम सेंटीमीटर का डेफिनेशन क्या है और ग्राम सेंटीमीटर और आर्क का बीच का रिलेशन भी देख लेंगे। तो बात करते हैं अभी ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क डन इन CGS सिस्टम। इट इज द gravitational unit of
work done in CGS system. ठीक है, 1 gram centimeter of work is said to be done. 1 gram centimeter work is said to be done when a force of 1 gram, when a force of 1 gram, when a force of 1 gram weight displaces 1 gram weight displaces a body through 1 centimeter, जैसे कि हम लोगों ने पहले लिखा है, through 1 centimeter in the direction of applied force. ठीक है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर. तो 1 ग्राम वेट कितना होता है? 980 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? आर्क. तो ये हो जाएगा 980 आर्क. तो ये हो गया सीजीएस वाला. और सीजीएस में एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट का बीच का रिलेशन. अभी देखेंगे, बात करेंगे वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. मतलब अभी तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिकली वर्क डन देखा है, लेकिन वर्क डन का जब हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई का कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, मतलब कोई फोर्स अगर एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा. फिर वाई एक्सिस में एक फोर्स काम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस की तरफ. फिर जेड एक्सिस में काम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा जेड एक्सिस की तरफ. तो तीनों अगर सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है तब जाके हम लोग का वर्क डन क्या होगा, वो अभी हम लोग बात करें. मैंने क्या बोला है, मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे फोर्स, वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे फोर्स, जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगा, वाई एक्सिस के थ्रू भी होगा, जेड एक्सिस के थ्रू भी होगा. तो तीन डायरेक्शन पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी तीनों डायरेक्शन पे ही होगा. तो इसका वर्क डन क्या होगा वो हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ, write an expression of work done, write an expression for work done in terms of rectangular components, in terms of rectangular components, in terms of rectangular components of force and displacement, of force and displacement. ठीक है, in terms of force and displacement. In terms of rectangular components, the force and displacement vector can be written as, in terms of force, in terms of rectangular components, rectangular
components, the force and displacement can be written as फोर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मान लो एक फोर्स F, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्सिस की तरफ एफ एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस की तरफ एफ वाई जे कैप, देन जेड एक्सिस की तरफ एफ जेड के कैप। फिर डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ठीक है, तीनों डायरेक्शन पे हम लोगों ने तीनों फोर्स और तीनों डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। अभी क्या करना है? वर्क डन निकलना है। जैसे कि हम लोगों को पता है वर्क डन क्या होता है। सो वर्क डन W इक्वल टू एफ डॉट एस, दोनों वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो डॉट प्लॉट करने से आ जाएगा एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये हो गया हम लोगों का वर्क डन इन ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को वेक्टर वाला डॉट प्लॉट करना है तो हम लोगों को मिल जाएगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन पे कितना वर्क डन होता है, हम लोग का टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो वर्क का सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्क डन इन ए वेरिएबल फोर्स। अभी तक तो हम लोग ने देख लिया है जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है तब वर्क डन कितना होता है। अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो मतलब एक बार फोर्स इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो वेरी कर रहा है, एक बार इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कोई इसका ठीक ठिकाना नहीं है। तो क्या होगा देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स मे बी मेजर्ड। एक्सप्लेन हाउ वर्क डन, explain how work done by a variable force by a variable force may be measured। ठीक है, explain how work done by variable force may be measured। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो फिगर चाहिए इसके लिए। मान लेते ये एक फिगर हो गया और ये दूसरा फिगर हो गया। ठीक है, दोनों फिगर सेम है तो y एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग फोर्स एफ एक्स और एक्स एक्सिस की तरफ ले लेते हैं डिस्टेंस एक्स आई। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो कुछ ऐसा अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कुछ फोर्स ऐसा अप्लाई हुआ। दोनों ग्राफ सेम है, इसका भी एफ एक्स है ये भी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को वर्क कौन सा वाला होगा, बीच का एरिया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का वर्क, क्योंकि y एक्सिस के थ्रू है फोर्स और x एक्सिस के थ्रू है डिस्टेंस। जब हम लोग फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तब जाके हम लोग को मिलता है वर्क डन। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने से क्या आ जाएगा, इस ग्राफ का एरिया। तो हम लोगों को एरिया जो है वो होगा वर्क डन। लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल फोर्स है, मतलब ये अगर कुछ ऐसा होता ग्राफ तब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते कि एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते, तब जाके हम लोग का ग्राफ का एरिया इजीली आ जाना था। लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल फोर्स है तो हम लोग कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए ये हम लोग को एक ग्राफ चाहिए। तो ये जो x वाला पार्ट है इसको हम लोग इंफिनिटी स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ, अभी आ जाएगा हम लोग का डेरिवेटिव वाला पार्ट, मतलब dx वाला पार्ट। ठीक है, जैसे कि
ये इसको तो हम लोग पर्टिकुलरली इंडिविजुअली नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरी कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बहुत छोटे पार्ट में सिर्फ पॉइंट जैसा छोटा, तो वहां पर क्या होगा, फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ ऐसा करके। तो हर एक पार्ट का अगर हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, फिर अगर हम लोगों ने सम कर लिया, तब जाके हम लोगों को एक पूरा वाला वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है हर एक पार्ट का मान लेते हैं dx है। तो हर dx वाला पार्ट का एरिया सम करने से हम लोग को पूरा का ग्राफ का एरिया जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज ए वेरिएबल फोर्स F act on a body along the fixed direction. Suppose a variable force act on a body along the fixed डायरेक्शन। ठीक है, along the fixed डायरेक्शन से x एक्सिस ये हम लोग ने एज्यूम कर लिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F डिपेंड ऑन x as shown in the figure. The magnitude of force F is depend on x. ठीक है, as shown in figure. ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे x इंक्रीज होता है तो फोर्स का वैल्यू भी चेंज होता है। ठीक है ना, लेट अस कैलकुलेट वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi final position xf. Let us work done to calculate let us calculate the work done. Calculate the work done when a body moves from initial position xi to its final position xf under the force capital A, under the force capital F. The displacement can be divided into a large number of small equal displacement dx. जैसे कि मैंने पहले बोला, the displacement x can be divided into large amount of small equal part delta x और dx. ठीक है, during a small displacement del x, during a small displacement del x, the force F can be assumed to be constant. The force F
कैन बी एज्यूम कांस्टेंट, ठीक है। द फोर्स F कैन बी एज्यूम कांस्टेंट, देन वर्क डन W इक्वल्स टू F डॉट डेल एक्स, ठीक है। कोई एक छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स के लिए वर्क डन क्या होगा, F डॉट डेल एक्स। अभी सबका सम कर देते हैं, तब जाके हम लोगों को पूरा वर्क डन जो है मिल जाएगा, ठीक है। पूरा वर्क डन मिलने के लिए क्या होगा, सब छोटा छोटा पार्ट का हम लोगों को सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस छोटा वाला पार्ट का वर्क डन कितना आ गया, F डॉट डेल एक्स। उसका नेक्स्ट वाला भी इतना आएगा, नेक्स्ट वाला भी इतना आएगा। तो अगर हम लोग सारे पास कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, हम लोग को पूरा वर्क डन जो है वो मिल जाएगा। तो W इक्वल्स टू F डॉट डेल एक्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर block, then adding area of all rectangles in figure, then adding area of all small rectangular block, we can calculate the total वर्क डन, ठीक है। सब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया अगर हम लोग सम कर देते हैं तब जाके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया। तो सम करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समेशन यूज करना पड़ेगा। W इक्वल्स टू समेशन x इक्वल टू I टू x इक्वल टू F डॉट डेल एक्स, ठीक है। इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर ब्लॉक, सम ऑफ ऑल स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक। यही होता है हम लोगों का वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने समेशन क्यों यूज किया है, इंटीग्रल क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि इंटीग्रल जो होता है, एक बात याद रखना, इंटीग्रल जो होता है मतलब ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल दोनों इक्वल है ऑलमोस्ट, लेकिन इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इसको बोलते हैं समेशन। दोनों छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने के लिए ही है, लेकिन इंटीग्रल जो है ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है और समेशन जो है वो डिस्क्रीट के लिए है। अभी बोलेगा कि सर कॉन्टिन्यूअस क्या है और डिस्क्रीट क्या है। देखो ये होता है कॉन्टिन्यूअस और ये होता है डिस्क्रीट। मतलब जब पार्ट स्मॉल लिटिल पार्ट में बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, और अगर ये पूरा लाइन जैसा कनेक्टेड होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रल और डिस्क्रीट में हम लोग यूज करेंगे समेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग करके रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज्यूम किया है, तो इन सारा ब्लॉक जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर समेशन यूज किया है। तो हम लोग का वर्क डन कितना आ गया, समेशन xi टू xf f डॉट dx। इसको हम लोग थोड़ा अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूं। इसको हम लोग कुछ अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे W इक्वल्स टू लिमिट डेल p टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ पर डेल x होगा, डेल x टेंड्स टू 0 समेशन xi टू xf f डॉट डेल x। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने लिमिट डाल दिया है, लिमिट डेल एक्स का डाल दिया है। तो डेल एक्स इतना छोटा है कि वो 0 का बहुत करीब है लेकिन 0 नहीं है। दिस इज कॉल्ड टेंड्स टू 0 का बहुत करीब है लेकिन 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू
एरिया अंडर एफ एक्स एंड एक्स कर्व, ये हो गया हम लोगों का अल्टीमेट वर्क डन। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी हो गया। चलो ठीक है, तो यहां तक ही होता है हम लोगों का जो है वर्क डन। फिर आ जाता है टॉपिक में कि एनर्जी वाला। ठीक है, एनर्जी क्या है वो आ जाता है, जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है मेरे चैनल पे। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।